जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूजीसी नेट ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ है उसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को क्या किया था, अच्छे से देखा था और उसके कुछ आंसर को भी हमने देखा था। हमने हूबहू वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप लोगों ने पेपर दिया होगा। ठीक है, आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। तो 51 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया था कि जो कनाडा है, रूस है और जो यूएसए का अलास्का रीजन है, वहाँ पर वायु परिवहन सेवा जो एयरप्लेन सर्विस होती है, ठीक है, यानी जो आपका ट्रांसपोर्ट का साधन है उसमें क्या है, एयरलाइंस है। तो वायु परिवहन सेवा जो है ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दूसरे सेवा के। तो इसका कारण क्या है, जिसमें ऑप्शन दिया था कि यहाँ पर जनसंख्या संकेंद्रण ज़्यादा है, ए ऑप्शन। बी दिया था कि यहाँ पर वन और हिम का आवरण बहुत ज़्यादा है। तीसरा दिया था कि यहाँ पर जनसंख्या फैली हुई है और अन्य साधनों का विकास यहाँ करना वह उचित नहीं है या मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर वायु परिवहन साधन प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये थर्ड वाला होगा कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत विरल है और अन्य परिवहन के साधनों का विकास करना क्या है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वायु परिवहन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निरपेक्ष जो है क्वेश्चन दिया गया था कि पर यूनिट ईयर में जो वाटर वेपर का वेट होता है वो किस प्रकार के जो है आर्द्रता को जो है स्पष्ट करता है, किस प्रकार की आर्द्रता को बताता है। यानी प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का जो भार है वो किस प्रकार की आर्द्रता है। ऑप्शन में था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी निरपेक्ष आर्द्रता, या आपका जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता, और एक आपका था जो है निरपेक्ष आर्द्रता हो गया। उसके बाद क्या हमने बताया, आपका एक हो गया सापेक्ष आर्द्रता और तीसरे नंबर पे था विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और एक ऑप्शन में था जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना था कि प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का जो भार है वो किस प्रकार की आर्द्रता को डिनोट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है जो आपका विशिष्ट आर्द्रता होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विशिष्ट आर्द्रता में क्या होता है, एक इकाई आयतन में यानी 1 किलोग्राम जलवायु में जो है जलवाष्प की मात्रा को देखा जाता है, और यहाँ पर जो है भार से संबंधित पूछा, और भार का सीधा संबंध किससे है, विशिष्ट आर्द्रता से। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा कितनी है तो आपका निरपेक्ष आर्द्रता सही होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का भार कितना है वो किसको डिनोट करता है। जैसे भार लगा तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर विशिष्ट आर्द्रता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर जो है एक फूड चेन दिया था और आपको उसी को सेट करना था जो है कि कौन सा इसमें सेट होगा। और इसमें आप फूड चेन का जो सीक्वेंस दिया था वो दिया था बर्नाकेल लार्वा, उसके बाद दिया था जो है जो डाइटम्स होते हैं, और उसके बाद था हेरिंग फिश, हेरिंग HERRING, और एक था एरोवार्म ARROWWARM। तो इसको क्या करना था, सेट करना था कि कौन सा फिट इसमें बैठ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये था। अगला क्वेश्चन जो दिया गया था वो दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लैंडफॉर्म वो ग्लेशियो फ्लूवियल है। ना केवल ग्लेशियर नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कौन सा लैंडफॉर्म ग्लेशियो फ्लूवियल है। ठीक है, यानी हिमानी जलोढ़ निर्मित स्थलाकृति कौन सी है। ऑप्शन में था ड्रमलिन, एस्कर, केम और केटिल हमक या केटिल छिद्र या केटिल होल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रमलिन, क्योंकि ड्रमलिन जो है वो ग्लेशियो फ्लूवियल नहीं है, बाकी तीनों के तीनों क्या हैं, ग्लेशियो फ्लूवियल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कटक हिंद महासागर में जो है पाया जाता है। ऑप्शन था कार्लसबर्ग कटक, बिबिल टॉमसन कटक, वाल्बिस कटक और एल्बराटोस कटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्लसबर्ग कटक। ये कहाँ पे है, आपका इंडियन ओशन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि भूगोल की प्रथम पुस्तक कौन सा था। ऑप्शन है आपका जसपीरियोडस है, जियोग्राफिका है, कास्मस है, और एक कोई पुस्तक का नाम दिया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जसपीरियोडस। ये पहली किताब है ज्योग्राफी की, किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आपके जो है हिकेटियस के द्वारा, इसलिए कभी कभी इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी हम लोग पुकार देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था जो है उसमें था बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद दिया था, ये मैच द फॉलोइंग में। ए नंबर पे, बी में दिया था मानववाद यानी ह्यूमनिज्म, सी में दिया था आपका संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म, और डी में दिया था आपका पोस्ट मॉडर्निज्म। और इसके सामने इसके
जो है प्रत्येक जो आपका जो है ये नाम लिया गया है व्यवहारवाद, संरचनावाद, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, इसकी व्याख्या दी गई थी और आपको क्या करना था, मैच कराना था कि कौन सी व्याख्या किससे सेट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि सारे के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में थे और इसका लेवल कितना हाई था, कितना टाइम टेकिंग था। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन के 4 स्टेटमेंट, उसके बाद ऑप्शन में आपको क्या करना था, मैच कराना था। तो इसका भी आंसर आपको अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि जो है क्या इसके सामने व्याख्या था वो किसी को याद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन था बहुनाभिक यानी मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी पे था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो है पार्ट था मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी में, जो 9 भागों में 9 पार्ट उसके द्वारा बताए गए हैं हैरिस और उलमन के द्वारा। तो इसमें था कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो सतत रूप से नगरों से संबंधित नहीं है, यानी जो उन्होंने पार्ट अपना डिवाइड किया था 9 भागों में, उसमें काफ़ी उन्होंने खंड बांटे थे। तो कुछ खंड क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे और 2 खंड यानी जो 8 और 9 नंबर के खंड थे वो नगरों से बाहर की तरफ थे। तो उसमें से पूछा था कि कौन सा ऐसा खंड है जो सतत नहीं है बल्कि क्या है, असतत है। इसमें जो ऑप्शन था उसमें ऑप्शन था CBD था, आवासीय उपनगर था, निम्नवर्ती नगर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आवासीय उपनगर होगा, यानी जो रेजिडेंशियल सबर्ब होता है वही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट के फॉर्म में था कि जापान का अपना कोई तेल भंडार नहीं है। ये जो है ऑप्शन में था, ये स्टेटमेंट था कि जापान का अपना कोई तेल भंडार नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि जापान का अपना कोई तेल भंडार नहीं है, फिर भी वो क्या है, तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी बहुत बड़ा उपभोक्ता है। तो इसमें देखा जाए तो ये बात दोनों सही लगती है कि जापान का अपना तेल भंडार नहीं है और ये तेल का क्या करता है, उपभोग भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर पूछा था, 4 स्टेट के नाम दिए थे और उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना था। अब सोच सकते हैं कितना डीप क्वेश्चन है आपसे, किसको पता है कि पहले आपको स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर पता होना चाहिए, उसके बाद आपको उसको क्रम में लगाना था। इसमें ऑप्शन था झारखंड, राजस्थान और इसमें था गुजरात, ठीक है, और एक कोई ऑप्शन इसमें था स्टूडेंट के द्वारा जो बताया गया है, एक झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद क्या था, गुजरात था और एक कोई स्टेट था। इसमें आपको क्या करना था, स्त्री और पुरुष के बीच साक्षरता जो दर का अंतर है उसको आइडेंटिफाई करना था और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना था, सेट करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन में 4 बुक दिया गया था और आपको मैच कराना था। बुक का नाम था और ज्योग्राफर का नाम दिया, पहले हम देखेंगे। ज्योग्राफर के नाम में दिया था इब्ने खालदून, पियरे द एल्बी और एलिस रेकलेस, और उसके बाद में थे आपके जो है अल-बरूनी। और किताब का नाम क्या था, इधर मुकदमा, इमजो मुंडी, ला टेरी और किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद अल-बरूनी का हो जाएगा, इमजो मुंडी जो हो जाएगा वो पियरे द एल्बी का हो जाएगा, एलिस रेकलेस का हो जाएगा ला टेरी और इब्ने खालदून का क्या हो जाएगा, मुकदमा। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन था कि जो रासायनिक मंडल है, यानी एक होता है आपका होमोस्फीयर, एक होता है जो हेट्रोस्फीयर, ठीक है। तो हेट्रोस्फीयर में जो रासायनिक मंडल में सबसे ऊपरी मंडल कौन सा है, ऑप्शन है ए नाइट्रोजन लेयर, दूसरा है ऑक्सीजन लेयर, तीसरा है हीलियम लेयर, चौथा है हाइड्रोजन लेयर। तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है, इसलिए जो सबसे ऊपर का मंडल होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको 4 किताब के नाम दिए गए थे और आप भी सुनेंगे किताब के नाम तो सोच सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था। और चारों किताबों में पहले कौन सी प्रकाशित हुई, इसके बाद में कौन प्रकाशित हुई, यानी आपको क्या करना था, जो है असेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट करना था। ऑप्शन में था, पहली किताब का नाम था अल्टरनेटिव ज्योग्राफी, दूसरा था मैपिंग डिजायर्स, तीसरा था जनरल हिस्ट्री और चौथा था कॉस्मोस। तो इसमें मुझे लग रहा है कॉस्मोस के अलावा आपने किसी भी किताब का नाम इसके पहले नहीं सुना रहा होगा और इसको आपको क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना था कि इसकी पब्लिश कब हुआ था, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका था, इसमें ये भी आपका जो है मैच द फॉलोइंग का था। ये आपका जो क्वेश्चन था वो ईयर मास से था। एक था आपका CP यानी कॉन्टिनेंटल पोलर, दूसरा था ऑप्शन MP यानी मैरीटाइम पोलर, तीसरा था कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और चौथा था मैरीटाइम ट्रॉपिकल। और इसकी विशेषताएं दी गई थी, आपको उसी विशेषताओं से क्या करना था, मैच करवाना था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो जो है कुछ माइंस के नाम दिए गए थे, उसको आपको मिलाना था। माइंस का नाम क्या था, पहला माइंस था सिंघाना, ठीक है। तो सिंघाना का जो मैचिंग था वो MP से था। मेसाबनी का जो मैचिंग था वो झारखंड से रहा है। तारेगांव का संबंध राजस्थान से है और अग्रीगुंडाला का जो संबंध था वो आंध्र प्रदेश से है। तो ये माइंस था और इसके स्टेट थे, उसको आपको मिलाना था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया था कि जो इंडिया में धारवाड़ रेंज है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं
आर्कियोलॉजी में जो इंडिया के, उसमें से जो एक जो है रेंज है मास्की और दूसरा है चैंपियंस रेंज। तो जो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मास्की और चैंपियंस रेंज की चट्टानें हैं वो किस प्रकार की खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम, हीरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोना इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट के रूप में, 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि परमाणु ऊर्जा यानी जो एटॉमिक एनर्जी है उसका प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि परमाणु ऊर्जा के निर्माण में कास्ट अधिक लगता है। तो ये लगभग दोनों ऑप्शन क्या हैं इसमें राइट हैं प्रेजेंट टाइम के सिनारियो को में देखा जाए वर्ड के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था ईडियोग्राफिक और नोमोथोटिक से संबंधित, और इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट था कि जो हम्बोल्ट और सावर हैं इन्होंने सामान्य नियमों पे फोर्स दिया, बल दिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने बताया जेम्स ने कि वास्तविक प्रदेश जैसा कोई प्रदेश नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन था कि कांट और हेटनर ने नोमोथेटिक अप्रोच पे जोर दिया। और चौथा ऑप्शन है कि कांट ने भूगोल को डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी के रूप में बताया। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलधारा से है। जलधारा से क्या क्वेश्चन था? 2 स्टेटमेंट दिया था। पहला स्टेटमेंट था कि कनारी और बेंगोइला और हम्बोल्ट जलधारा है वो ईस्टर्न यानी पूर्वी बाउंड्री यानी पूर्वी सीमा से संबंधित जलधारा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कनारी, हम्बोल्ट और बेंगोइला जलधारा है ये महासागरों की पूर्वी सीमा की जलधारा है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? राइट है। ये महाद्वीपों के पश्चिम, लेकिन यहाँ पर महासागर पूछा था तो महासागरों के पूर्वी किनारे पर बहने वाली जलधारा है। इसी में दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि ब्राज़ील जो है वो पश्चिमी किनारे पर बहने वाली सबसे बड़ी जलधारा है। तो नो डाउट ये पश्चिमी किनारे पे तो बहती है महासागरों के, लेकिन ये सबसे बड़ी जलधारा नहीं है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रीडमैन से संबंधित था। 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको केवल फ्रीडमैन से संबंधित क्वेश्चन है, यही हम आपको बता सकते हैं। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था वो स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया गया था? इसमें आपको बताना था कि कौन से ऐसे ज्योग्राफर हैं जिन्होंने इकोसिस्टम को डिवाइड किया है, इकोसिस्टम को बांटा है, पारिस्थितिक तंत्र को बांटा है, किसके आधार पे? हार्वेस्ट मेथड और प्राइमरी प्रोडक्शन के आधार पे। यानी कौन सा ऐसे ज्योग्राफर है जिन्होंने इकोसिस्टम के कई प्रकार हैं बताए हैं, लेकिन किसके बेस पे? हार्वेस्ट मेथड का उपयोग किया है और प्राइमरी प्रोडक्शन का उपयोग किया है। ऑप्शन है इसमें हेकल ने, ओडम ने, बिटकर ने या फेरले ने। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो ओडम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है भीमा, मंजरा, कोयना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मंजरा, क्योंकि मंजरा जो है वो किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कौन सा एविडेंस सही नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया था कि सी लेवल बढ़ेगा, तो ये तो सही है, बिल्कुल बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ़ पिघलेगी। दूसरा है कि स्नो लाइन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, स्नो लाइन ऊपर की ओर मूव करेगा। तीसरा है कि जो ट्रॉपिकल डिजीज़ है वो पोल की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये भी बात सही है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, बर्फ़ पिघलेगी, जल स्तर बढ़ेगा, तो जो डिजीज़ हैं वो कहाँ से शिफ्ट करेंगे? अब वो जो है इक्वेटर से पोल की तरफ शिफ्ट करेंगे। चौथा स्टेटमेंट इसमें था कि अंटार्कटिका के रीजन में घास विलुप्त हो जाएगी। तो अंटार्कटिका के रीजन में घास कौन सी पाई जाती है? तो मुझे लग रहा है यही ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैच द फॉलोइंग का। एक तरफ दिया था 4 जो है मिट्टी बनने के प्रोसेस, और दूसरा क्या दिया था उसके एरिया। जहाँ पहला जो ऑप्शन था उसमें क्या था? लेटराइजेशन प्रोसेस। तो लेटराइजेशन प्रोसेस का सटीक आंसर क्या रहेगा? मिलेगा आर्द्र और ओफ यानी हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में। दूसरा था पोडलाइजेशन। तो पोडलाइजेशन कहाँ होगा? ये होगा आर्द्र यानी जो है जो ह्यूमिड टेम्परेट रीजन में, यानी आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्रों में। तीसरा ऑप्शन क्या था? ग्लाइजेशन। तो ग्लाइजेशन कहाँ पे होगा? तो ग्लाइजेशन जो होता है वो ठंडे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर बहुत अधिक ठंड होगा। और चौथा था क्या था? कैल्सिफिकेशन। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क क्षेत्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लेट एक्सपेंडरी जो स्टेज होता है, हम लोग पढ़ते हैं 4 स्टेज डेमोक्रेटिक जो आपका जो है थॉमसन और नेटोस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो कंसेप्ट दिया गया था
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो उसमें से जो पहला स्टेज होता है वो हाई स्टेशनरी होता है, दूसरा स्टेज जो होता है वो क्या होता है कि इसमें वो एक्सप्लानेटरी या कह सकते हैं कि एक्सपेंसरी स्टेज होता है जिसमें जनसंख्या बढ़ती है, और तीसरा स्टेज होता है वो लेट क्या बोलते हैं इसको एक्सपेंडिंग स्टेज होता है, यानी देर से बढ़ती जनसंख्या वाला स्टेज होता है। तो जो ये लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होता है कि डेथ रेट भी आपकी कम होती है और बर्थ रेट भी क्या होता है आपका कम होता है। तो जो ये वाला ऑप्शन है इसमें वो राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए क्या पूछा गया था, उसके बाद आपका पूछा गया था कि विटलेसी ने जो वर्ड का क्लासिफिकेशन किया एग्रीकल्चर का उन्होंने बहुत सारे आधार लिए थे, तो उसमें से पूछा गया था कौन सा आधार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि उत्पादकता का स्तर। ये आधार उन्होंने नहीं लिया था, बाकी जितने भी स्टेटमेंट थे वो उसके संबंधित थे। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया था, अगला ये पूरे के पूरे लगभग आपके 40 क्वेश्चन हो गए। अब 10 क्वेश्चन आपका पैसेज से पूछा गया था। एक पैसेज बहुत टफ था, एक पैसेज बहुत ही ईजी था। एक पैसेज जो था वो आपका किससे रिलेटेड था, वो आपका प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड था। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक में जो पैसेज का था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से समुद्र तल के पक्ष में कौन सा प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि जो प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड एविडेंस है वो कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, ज्वारीय बल। ये ज्वारीय बल जो है वो किस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित थ्योरी जो है उसके संबंध में कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा स्थान है, 4 ऑप्शन दिए गए थे कि जो अपसारी प्लेट बाउंड्री पे यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे है। तो इसका राइट आंसर उसमें क्या था, आइसलैंड सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि न्यूयॉर्क और लंदन जो है, इसमें पूछा गया था कि जो है न्यूयॉर्क और लंदन के बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है तो प्लेटों के दूर जाने के कारण। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था कि प्लेटों के दूर जाने के कारण किसकी दूरी बढ़ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क और लंदन के बीच की दूरी बढ़ रही है। और इसी में था कि इंडीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। तो इंडीज पर्वत का निर्माण नजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के कोलिजन से हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि सैन एंड्रियाज जो भ्रंश है वो किसका एग्जाम्पल है। तो सैन एंड्रियाज जो भ्रंश होगा वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का एग्जाम्पल है, ट्रांसफॉर्म भ्रंश का उदाहरण है। तो ये 5 क्वेश्चन क्या थे, बेहद ही इजी थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका पूछा गया था, वो जो पैसेज था वो आपका पैसेज किससे रिलेटेड था, वो आपका रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड था। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्लेटफॉर्म नहीं है, ईयरबोर्न प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी जो हवा में हम कुछ लटकाते हैं सेंसर को, तो वो लटकाने वाला कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है। जिसमें ऑप्शन तमाम थे, पतंग थे, कबूतर थे और बहुत सारे ऑप्शन थे। तो इसमें जो ऑप्शन पतंग वाला था उसका प्रयोग हम सेंसर के प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं करते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो जो जीसैट ऑप्शन था, ओशन सेट था शायद, वो ऑप्शन इसमें क्या था, राइट था। और उसके बाद में था कि रेड बैंड जो है वो कौन सा रेजोल्यूशन होगा। तो जो रेड बैंड है वो स्पेक्ट्रल जो रेजोल्यूशन होता है उसके अंतर्गत ये आएगा। और एक क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से एक्विजिशन का प्रोसेस नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर क्या था ये जो है स्टूडेंट के द्वारा नहीं बताया गया है क्योंकि उसको याद नहीं था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है एक पर्वत का नाम दिया गया था, शायद यूरोप का कोई पर्वत था। ठीक है, जो भ्रंश पर्वत है यूरोप में, वो किसका उदाहरण है, तो वो हार्फनियन पर्वत का उदाहरण होगा। ये भी आपको ये छूट गया था, ये क्वेश्चन आपको जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी था। तो ये टोटल हमने देखा 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो जहाँ तक मेरा मानना है जो 100 क्वेश्चन की आपको एनालिसिस कराई गई, आप लोग देख सकते हैं वो वही क्वेश्चन थे, क्योंकि बहुत ही सटीक जो है स्टूडेंट के द्वारा ही बताया गया। और मैंने खुद इसका पेपर दिया तो मुझे भी जो भी कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन तो मुझे जो याद थे मैंने आपको कराया हुआ है, उसमें वो बहुत याद थे। तो देखा जाए तो मेरा जो एनालिसिस का तरीका है, मेरा जो एनालिसिस का जो है अब तक का एक अनुभव रहा है वो यही रहा है कि मेरिट आपकी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है।
क्योंकि रूम में बैठकर पेपर सॉल्व करना और एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व करने में बहुत बड़ा क्या होता है, डिफरेंस होता है। आप स्क्रीन बोर्ड पे आके से पेपर देखने के बाद सॉल्व करवाते हैं, तो यही क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगते हैं। एग्जाम हॉल में क्या थे, ये सारे क्वेश्चन टफ थे नो डाउट, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, बहुत टाइम टेकिंग थे और कुछ क्वेश्चन तो एकदम से आउट ऑफ सिलेबस थे। इसको आप कोई इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैटर्न ही ऐसा लग रहा था कि हम यूजीसी का पेपर नहीं दे रहे हैं, बल्कि किसका पेपर दे रहे हैं, जो है यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, आईएएस या पीसीएस का पेपर लेवल का पेपर दे रहे हैं, जो कि एक एमए के बच्चों को एकेडमिक लेवल की पढ़ाई पढ़नी होती है, ना कि वो बहुत ज़्यादा जो है दुनिया के जो है करंट से अपडेट रहता है। तो अब हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, हम आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि केवल अपनी पढ़ाई का थोड़ा सा तरीका चेंज करना है। हम लोग जून के लिए नया बैच ला रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये जो है आपका जनवरी से स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि आप उनसे पढ़िए जिन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया है, जिन्होंने वो आपकी प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं। जो हमारी पूरी की टीम है जो कंटेंट तैयार करती है, सारे के सारे जेआरएफ हैं, और हम लोग बारीकी से समझते हैं कि किस पार्ट को हमको ज़्यादा कवर करना है, किस पार्ट को कम कवर करना है, कहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, कहाँ से कम पूछे जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है आप किसी ऐसे जो है माध्यम से सोर्स से पढ़िए जो कि क्या है, बहुत ही अथेंटिक होना चाहिए। फर्स्ट पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, ईजी टू मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था। उसके भी मैंने सोर्स आपको बता चुके हैं। सेकंड जो पेपर है उसके मैं सोर्स लगातार आपको बताता हूं कि आप लगातार केवल जो है किसी कोचिंग के नोट्स पे जो है रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छी टेक्स्ट बुक लेना पड़ेगा, उसकी थॉरली स्टडी करनी पड़ेगी, और कोई ना कोई जो है एक मैगजीन आपको ज़रूर पढ़ना है, जिसमें देशांतर से संबंधित जो खबरें हैं लगातार वो आती रहें, और आप उससे क्या रहें, अपडेट रहें, जो कि आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन में क्या करेगा, हमेशा वृद्धि करेगा। और बहुत ही रट्टू तोता यूजीसी नहीं चाहता। पेपर देखने के बाद तो मुझे यही लगा है, और देखते हैं अगले साल से 2024 से इसका सिलेबस भी चेंज होने वाला है। तो कुल मिलाकर कहें तो आने वाले स्टूडेंट जो इस बार नाकाम रहेंगे, या बात किया जाए जो बिगिनर रहेंगे, उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, बहुत ही राह उनकी कठिन होने वाली है। बिल्कुल असंभव वाली कोई बात नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और हमें जो सिखाया जाता है, जो पढ़ने का तरीका है, उसको चेंज करना पड़ेगा। हमें केवल इतना नहीं जानना है कि व्यवहारवाद का संबंध विलियम किर्क से है या और किसी ज्योग्राफर से, बल्कि हमको ये भी समझना पड़ेगा कि व्यवहारवाद क्यों आया और व्यवहारवाद का मतलब क्या होता है, क्योंकि पूरा इसी बेस पे इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मिलते हैं हम लोग अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। हम लोग मिलकर जुड़ेंगे और अपनी स्टडी को जारी रखेंगे, ठीक है। अच्छे से कंटेंट तैयार करके हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों को अच्छे से कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।